नमस्कार दोस्तों, आज हम एसी इन प्योर इंडक्टर ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैसी होती है। ये है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वोल्टेज का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये जो करंट है वो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो ये है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म एंड वेव फॉर्म। अब देखते हैं कि ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो अगर हम इंडक्टर में फ्लो करते हैं तो क्या होता है। ओके, अब देखिए कि ये प्योर इंडक्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो प्योर इंडक्टर क्या होता है? ओके, तो पहले तो इंडक्टर क्या होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इंडक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने एक कॉइल होती है, एक वायर होती है। तो एक वायर को हम क्या करेंगे, एक अगर सिलेंडर होगा तो उस सिलेंडर को वाउंड करेंगे। पर्टिकुलरली क्या है कि ये जो सिलेंडर है वो अगर आप देखेंगे तो ये एक सिलेंडर हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये एक सिलेंडर है, ओके। और इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे कि एक वायर लेंगे, एक स्ट्रेट वायर, और उस स्ट्रेट वायर से मदद से हम ये जो कॉपर कंडक्टर जो होता है वो यहाँ पे हम वाउंड करते हैं सर्कुलर। ओके, तो सर्कुलर अगर वाउंड करेंगे तो इसको हम इंडक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये इंडक्टर अगर है तो ये प्योर क्या है, प्योर मीन्स क्या है। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ इंडक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो प्योर फॉर्म ऑफ इंडक्टर मीन्स व्हाट, अगर हम ये जो कॉइल यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम अगर जीरो कंसिडर कर रहे हैं तो ये हम बोलते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ इंडक्टर, कि प्योर फॉर्म ऑफ इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ये होता है आपका प्योर फॉर्म ऑफ इंडक्टर। तो इस प्योर फॉर्म ऑफ इंडक्टर को अगर हम एसी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, एसी क्वांटिटी जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है, तो ये है एसी क्वांटिटी। तो ये एसी क्वांटिटी अगर हम ये इंडक्टर को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्योर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा है, वोल्टेज एंड करंट का जो रिलेशन है और रिप्रेजेंटेशन है वो हम यहाँ पे सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर में। तो ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, और ये अप्लाई करने के बाद इस इंडक्टर में वो क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये वोल्टेज ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वी एम साइन ओमेगा टी। और ये वोल्टेज अगर हम इंडक्टर को दे रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये देखिए ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस इंडक्टर में, और करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा या फिर महसूस होगा। एक डायरेक्टली तो नहीं होगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो दिखाई नहीं देगी, और कुछ यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो आपको इन टर्म्स ऑफ ये जो वेवफॉर्म होता है, इस वेवफॉर्म की मदद से ही आपको ये जो क्वांटिटीज है वो पढ़ने को मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL एंड दिस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। तो जितना वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा उतना ही सप्लाई वोल्टेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये है V इज इक्वल टू VL। तो जैसे कि हमने VL इज इक्वल टू इंडक्टिव और इंडक्टेंस में पढ़ा है हमने, तो L इंटू DI/dt। तो VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अगर हम पढ़ेंगे तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा L इंटू DI/dt। तो ये है, अब इसको रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट, तो ये है VM/L साइन ओमेगा t। तो ये हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया है। अब ये रीअरेंजमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे
तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू वी एम बाय एल, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, तो ये होगा आपका करंट आई, आई इज इक्वल टू वी एम, तो ये ओमेगा टी है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो डी टी विथ रिस्पेक्ट टू ये ओमेगा फिर से एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी यहाँ पे आपको नजर आएगा, तो ये है माइनस कॉस ओमेगा टी। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, तो ये है माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखिए ये अगर माइनस कॉस ओमेगा टी मीन्स अगर हम इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस में अगर देखेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ये क्या होगा माइनस पाई बाई टू। तो माइनस मीन्स व्हाट, क्या होता है यहाँ पे लैगिंग क्वांटिटी होती है, तो ये है आपका माइनस मीन्स लैगिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वोल्टेज है रेफरेंस, ओके, तो ये रेफरेंस क्वांटिटी है। रेफरेंस क्वांटिटी मीन्स व्हाट, अगर ये हॉरिजॉन्टल है और पॉजिटिव साइड जा रही है तो ये है आपकी रेफरेंस क्वांटिटी। तो जिस साइड आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज क्वांटिटी है वो रेफरेंस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज है, और उसके हिसाब से ये जो करंट यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो यहाँ पे अब यहाँ पे फेज डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो फेज डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे इस सिंपल जो डेरिवेशन आपने यहाँ पे किया है, तो सिंपल डेरिवेशन की मदद से आप देखते हैं कि ये जो वोल्टेज है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये वी एम साइन ओमेगा टी दैट इज अ रेफरेंस क्वांटिटी, तो ये रेफरेंस क्वांटिटी हमने देखा है। और डिराइव करने के बाद करंट का जो वेवफॉर्म आप देख रहे हैं या फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू मीन्स यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ओके, तो ये है 90 डिग्री माइनस है। तो माइनस क्यों है, तो माइनस यहाँ पे माइनस है क्यों, क्योंकि इसको हम लैगिंग बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि ये वोल्टेज वेक्टर अगर रोटेट हो रहा है तो ये करंट जो होता है वो उसके पीछे रोटेट होता हुआ नजर आएगा आपका, राइट। जैसे कि हमने रेस में देखा है कि ये रेस में ये आगे होता है और ये पीछे है, तो इसलिए क्या है, ये लैगिंग है। कितना लैगिंग है, तो 90 डिग्री लैगिंग है। तो थीटा का एंगल कितना होगा यहाँ पे, 90 डिग्री होगा। तो यह है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम वेवफॉर्म में देखेंगे तो ये अगेन देखिए आप, ये जो येलो वेवफॉर्म आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है। अगेन ये ग्रीन जो वेवफॉर्म आप देख रहे हैं तो ये करंट का वेवफॉर्म है, ओके। और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, आप यहाँ पे देखते हैं कि ये है आपका थीटा, ये है थीटा, और ये फेज डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस कितना है, तो अगर हम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओके, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का स्टार्टिंग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो दोनों के स्टार्टिंग में कितना डिफरेंस है, तो दोनों के स्टार्टिंग में थीटा डिफरेंस है। और अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का डिफरेंस, ओके, तो ये है 90 डिग्री का डिफरेंस। तो 90 डिग्री का डिफरेंस की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्योर इंडक्टर में कितना डिफरेंस होता है, तो 90 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस होता है। और वो उसका जो नेचर होता है, नेचर मीन्स व्हाट, लैगिंग है या फिर लीडिंग है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो प्योर इंडक्टर में क्या होता है, 90 डिग्री का लैगिंग होता है, और वो जो डिफरेंस है, ये वोल्टेज एंड करंट में रिलेशन क्या है, 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, ओके। तो प्योर इंडक्टर में वोल्टेज एंड करंट में क्या रिलेशन है, 90 डिग्री का लैगिंग है। तो ये है पाई बाई टू दैट इज 90 डिग्री, ओके। तो ये है वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन केस ऑफ इंडक्टर। अब हम पढ़ते हैं पावर, पावर कितना होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्टंटेनियस पावर P इज अ इंस्टंटेनियस पावर। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में फिर से आपको क्या करना है, वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, और करंट कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया है। तो वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखेंगे कि वी एम साइन ओमेगा टी, और ये अगर हम अगेन
कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस में, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी अगर हम लेंगे तो साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी। ये मैथमेटिकली आपको इजी तरीके से पढ़ने को मिलता है और आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, तो ये है आपका माइनस। ओके, तो ये माइनस की वजह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो माइनस आई एम वी एम बाई टू। अगर हम ये इंटीग्रेट करेंगे, अब अगर हम ये क्वांटिटी इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन साइकिल, ओके, तो वन साइकिल अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आता है कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन होगा आपका जीरो हो जाएगा। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे जीरो होता है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि रेजिस्टेंस में आपको रेजिस्टेंस में आपने देखा था कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी आपको मिलती है और ये फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी मिलती है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एब्सेंट है। ओके, तो प्योर इंडक्टर मींस व्हाट, यहाँ पे रेजिस्टेंस एब्सेंट है, मींस वो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है यहाँ पे एब्सेंट होगी। और कौन सी बची हुई क्वांटिटी कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी। और जैसे कि आपने देखा है कि ये अगर ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, तो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, मींस ये पूरी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, अगर ये इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, ये जो करंट होगा वो जीरो, और ये जो पावर होगी नॉट ओके। तो ये पर्टिकुलरली आप अगर देखेंगे तो एरिया अंडर दिस एंड दिस इज पॉजिटिव एंड एरिया अंडर दिस पॉजिटिव। ओके, तो P इन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू P इन निगेटिव हाफ साइकिल। ओके, तो दोनों अगर आप करेंगे तो P प्लस माइनस ऑफ P निगेटिव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो दोनों अगर आप ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड का अगर आप एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली टोटल पावर कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने वेवफॉर्म की मदद से एक रिलेशन फाइंड आउट किया है कि दोनों में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का और वो होता है लैगिंग, तो ये आपको पता चल गया। अब दूसरा एक क्वांटिटी आपको पता चलेगा कि जैसे कि हम प्योर इंडक्टर में देखते हैं, तो प्योर इंडक्टर अगर हम कंसीडर करेंगे तो प्योर इंडक्टर में जो पावर कंज्यूम होता है वो जीरो होता है। तो इस डेरिवेशन, ये शॉर्ट डेरिवेशन की मदद से आपको पता चलता है कि प्योर इंडक्टेंस कंज्यूम नो पावर कंज्यूम नहीं करता है। तो कौन सी पावर कंज्यूम नहीं करता है वो हम यहां पे देखते हैं कि अलग अलग पावर का फॉर्म होता है, वो हम देखेंगे अगले कुछ सेशंस में। तो यहाँ पे इंडक्टर जो होता है वो पावर कंज्यूम नहीं करता है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि प्योर जो इंडक्टर होता है वो पावर कंज्यूम नहीं करता है। ओके, अब वो क्या करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्या करता है, तो मान लीजिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस व्हाट, जैसे कि हमने देखा है कि ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर को हमने ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सप्लाई की है। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये जो इंडक्टर होता है वो जो पावर है, ये जो सप्लाई होता है वो पावर इस इंडक्टर को देगा एज इट इज, और ये हो गए आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये अगेन जो इस इंडक्टर ने जो कंज्यूम की हुई पावर होती है वो एज इट इज इसको सोर्स को लौटा देता है एज इट इज। ओके, तो इसलिए अगर हम प्योर कंप्लीट साइकिल में अगर देखेंगे तो इस इंडक्टर में कितना पावर कंज्यूम किया, तो नो पावर कंज्यूम किया। अगर ये पूरा एक कंप्लीट हाफ साइकिल में देखेंगे तो इस इंडक्टर में नो कंज्यूम बाय द पावर। इस इंडक्टर का जो पावर कंजम्पशन है वो जीरो होता है इसकी वजह से। तो ये क्या होता है, ये जो पावर जो फ्लो होता है, ये जो पावर फ्लो होता है मींस इसको भी हम फ्लक्चुएटिंग पावर बोलते हैं। तो ये फ्लक्चुएटिंग पावर क्यों होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर को फ्लो करता है, मतलब सप्लाई करता है, और वो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, वो सप्लाई मतलब कंज्यूम किए हुए पावर इंडक्टर ने फिर से वो जो सोर्स आता है उसको रिटर्न कर देता है। तो ये है आपका
फ्लक्चुएटिंग पावर। ओके, तो यहां पे आप कंक्लूजन क्या लेंगे कि इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम द पावर, इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ वेवफॉर्म में क्या होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो करंट है, करंट का ये नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए ये जो पावर है, पावर कंज्यूम बाय द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये आप देख रहे हैं। और अगेन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें ये देख रहे हैं। तो ये कंप्लीट हाफ साइकिल में अगर देखेंगे तो ये पावर का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो दोनों में कैंसलेशन हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने प्योर रेजिस्टेंस में देखा था, तो ये प्योर रेजिस्टेंस में ये पावर थी, अगेन ये पावर है, तो दोनों पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट होता है। ओके, तो इसलिए ये जो प्योर इंडक्टर होता है यहाँ पे पावर कंजम्पशन नहीं होता है, तो इसलिए इसकी वजह से तो इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम द पावर। अब देखते हैं कि इंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ पे कुछ अपोजिशन आपको नजर आएगा, तो किसको अपोजिशन करता है। जैसे कि हमने देखा है कि पावर कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कोई तो अपोजिशन होगा। ओके, तो जैसे कि हमने देखा है कि फ्लक्चुएटिंग पावर है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटी है वोल्टेज एंड करंट। ओके, अब हमने देखा है कि रेजिस्टेंस में देखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। अब अगर इंडक्टर में हम पढ़ेंगे तो इंडक्टर में क्या होता है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, चेंज इन करंट। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट होता है, लेकिन इंडक्टर में चेंज इन करंट होता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल। ओके, तो एल क्या है यहाँ पे, एल इज अ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस क्या है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है। सो एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, तो ये हमने पढ़ा है। तो ये एक्स क्या है यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस मींस व्हाट, क्या होता है कि वो अपोज करता है। किसको अपोज करता है, ये अपोज करता है ये जो आई एम। जैसे कि हमने फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करना है, तो वी एम बाय ओमेगा एल। ओमेगा एल मींस व्हाट, ये है आपका इंडक्टेंस, तो ये है इंडक्टेंस। और अगर हम देखेंगे तो वी एम बाय आर, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स एल, कैपेसिटिव रिएक्ट और इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यह है अपोजिशन ऑफर बाय द इंडक्टेंस टू फ्लो ऑफ ओमेगा, फ्लो ऑफ करंट इन ओमेगा एल। तो ये है आपका इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस हम इन टर्म्स ऑफ अगर मेजर करेंगे तो उसको अब हम ओम से मेजर करते हैं। अब देखते हैं कि आरएमएस करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो I इज इक्वल टू वी एल बाय एक्स एल। अगेन ये क्या है आपका ओम्स लॉ। जैसे कि हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, किसको अपोज करता है, चेंज इन करंट को, तो एक्स एल। तो इस फॉर्म में आप यहाँ पे देखते हैं। अगेन पढ़ते हैं कि फेज एंगल, दोनों में कितना है फेज एंगल। जैसे कि हमने पढ़ा है कि वोल्टेज एंड करंट में, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज एंड करंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बट कौन सा, लैगिंग या फिर लीडिंग, यहाँ पे डेफिनेटली लैगिंग होता है। जैसे कि हमने ये पढ़ा है वेक्टर डायग्राम की मदद से, तो ये है पॉजिटिव, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ये अगर आगे है तो ये इसके पीछे होगा, तो ये है लैगिंग क्वांटिटी, और उसमें फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, तो ये है आपका 90 डिग्री प्योर फॉर्म में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर यहाँ पे 0 मिलता है क्योंकि कॉस थीटा और थीटा का जो एंगल है वो परफेक्टली 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की मदद से अगर कॉस 90 अगर निकालेंगे तो वो होगा आपका 0। ओके, तो इसको हम 0 पावर फैक्टर भी बोलते हैं। तो प्योर इंडक्टर में 0 पावर फैक्टर होता है। ओके, तो 0 पावर फैक्टर होता है, तो ये इसको इसलिए हम बोलते हैं 0 पावर फैक्टर लैगिंग। तो लैगिंग क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है, करंट लैगिंग बाय द बिहाइंड द 90 डिग्री। तो ये है आपके पास पावर फैक्टर। अब पढ़ते हैं प्योर इंडक्टर का एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्योर इंडक्टर आपके पास है 1 मिली हेनरी कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। अब आपको यहां पे कैलकुलेट करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड पावर कंज्यूम एंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले जो एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्स एल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो एल यहाँ पे ऑलरेडी है आपके पास 200 मिली हेनरी। तो 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 200 इंटू 10⁻⁻³ तो ये है आपका 31.42 ओहम का इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आपको कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 240 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो है आरएमएस वोल्टेज। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो ऑलवेज आरएमएस वोल्टेज होता है। अगर एज नहीं मेंशन किया है तो ये आरएमएस वोल्टेज ही होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगेन आई आरएमएस इज इक्वल टू V बाय अपोजिशन। जैसे कि ओम्स लॉ आपको पता है, V बाय अपोजिशन दैट इज अ V बाय XL। तो ये आपने कैलकुलेट किया है। दिस इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय ये आपके पास 31.42 ओहम। सो दिस इज इक्वल टू 7.6 एम्पियर। तो ये है आपका करंट। ये जो सर्किट में करंट आपके दिखाई दे रहा है आरएमएस करंट, तो ये है I इज इक्वल टू 7.6 एम्पियर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पावर कंजम्पशन आपको पूछा गया है। तो ये है प्योर कैपेसिटर, ये है प्योर इंडक्टर। यहाँ पे मेंशन किया है कि ये प्योर इंडक्टर है। तो प्योर इंडक्टर अगर होगा तो पावर P इज इक्वल टू 0 वैट होता है। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेट करने से पहले आपको ये जो वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन होता है फिर से मैं यहाँ पे बता दूं आपको। तो अगर हम वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे तो V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये है आपका I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और कैलकुलेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले ये जो ओमेगा है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो दिस इज इक्वल टू 314 रेडियन पर सेकंड। तो ये है आपके पास ओमेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आरएमएस वैल्यू है करंट की, जो है ये जो करंट है वो आरएमएस वैल्यू है। और ये जो वोल्टेज आपको यहाँ पे मेंशन किया है एग्जांपल में वो आरएमएस वैल्यू है। तो इसके हिसाब से आपको पहले मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगेगा, यहाँ पे V मैक्स रिलेशन है आपके पास। V मैक्स इज इक्वल टू √2 इंटू V RMS। सो अगर ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिलता है √2 इंटू
240 and V max, so V max is equal to क्या है आपके पास 399.4 वोल्ट। तो ये है V max। अब आपको I max कैलकुलेट करना है, तो I max कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला है आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू IRMS। तो ये है IRMS, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू IRMS इज 7.6। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलती है 10.75। तो 10.75 ये जो वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है एम्पियर, इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। तो ये है आपका इक्वेशन और मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको इक्वेशन में ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो V इज इक्वल टू V मैक्स, तो V मैक्स है आपके पास 399.4 वोल्ट, सॉरी, एंड साइन ओमेगा इज इक्वल टू 314 इंटू टी। तो ये है आपका वोल्टेज इक्वेशन। अब आपको करंट इक्वेशन यहां पे लिखना है, I इज इक्वल टू करंट, ये मैक्सिमम करंट क्या आपके पास 10.75 साइन ओमेगा, सो 314 इंटू टी प्लस, सॉरी ये निगेटिव है, निगेटिव माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है वो आप लिख सकते हैं। तो ये जो प्योर इंडक्टर का जो एग्जांपल है वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप ये जो एग्जांपल है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड गुड बाय।